हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर फ्री में क्लास 10 और क्लास 12 के बोर्ड पेपर को ध्यान में रखकर क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित क्लासेस पढ़ चुके हैं। हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रिलेटेड कई क्लासेस जा चुकी हैं। तो कृपया करके उन क्लासों को आप लोग जरूर देख लीजिए। आज हम एक नई क्लास के साथ उपस्थित हैं और आज हम आप लोगों को सांख्यिकी के बारे में बताएंगे। बच्चे, सांख्यिकी क्लास 10, क्लास 12 और क्लास 11, इन तीनों क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इतना तक कि क्लास 9 और क्लास 8 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए बच्चे, बोर्ड पेपर के नजरिए से बहुत अच्छा मार्क्स देता है और बहुत ही आसान होता है। तो आइए इसको हम एकदम आसान शब्दों में सीखते हैं। बच्चे देखिए, सांख्यिकी यानी कहने का तात्पर्य स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत देखिए हम लोग किस चीज के बारे में जानते हैं। तो इसमें बच्चे हम लोग आंकड़ा जुटाते हैं, यानी हम लोगों को डेटा के बारे में जानना रहता है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो ये आंकड़े होते हैं, ये आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चे अवर्गीकृत आंकड़ा। एक आंकड़ा ऐसा होता है जो अवर्गीकृत आंकड़ा होता है, और एक आंकड़ा ऐसा होता है एक ऐसा डेटा होता है जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है। बच्चे, इसको एकदम बेस से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड पेपर में आता ही आता है। तो एक आंकड़ा होता है बच्चे जो कि होता है क्लासिफाइड डाटा। ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लासिफाइड डाटा और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनक्लासिफाइड डाटा। यानी एक ऐसा डाटा जो व्यवस्थित नहीं है उसको हम बोलेंगे अनक्लासिफाइड डाटा, और एक ऐसा डाटा जो कि व्यवस्थित है, जो कि क्लास इंटरवल के अंतर्गत है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कुछ इस तरह की चीजें, तो वो हो जाता है वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है बच्चे, इसमें चीजें व्यवस्थित नहीं होती है, रैंडमली कुछ भी दे दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अवर्गीकृत आंकड़े का प्रयोग तब करते हैं जब हमारा डेटा छोटा होता है, यानी कम डेटा का कार्य करना हो तो अवर्गीकृत आंकड़े। और जब बड़े डेटा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर बिग डेटा हो, बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा हो, तो उस जगह जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो होता है वर्गीकृत आंकड़ा। तो देखिए बच्चे, हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है, तो हम लोग इस चैप्टर में ट्रिपल एम थ्योरी पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिपल एम थ्योरी मतलब कहने का तात्पर्य है, ये एम का मतलब हुआ मीन। देखिए पढ़ते जाइएगा बड़ी ध्यान से। बच्चे देखो, दूसरा वाला एम जो होगा वो आपको बताएगा मीडियन, ये बताएगा मीडियन, और जो तीसरा वाला एम होगा वो आपको बताता है मोड। ठीक है, तो देखिए मीन का मतलब हो गया बच्चे कि आपको पढ़ाया जाएगा माध्य के बारे में। मीडियन का मतलब हो गया बच्चे आपको पढ़ाया जाएगा माध्यिका के बारे में। ठीक है, और मोड का मतलब हो गया बच्चे आपको पढ़ाया जाएगा बहुलक के बारे में। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये ट्रिपल एम थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, ध्यान से देखिए। हम लोग के पास एक डेटा अनक्लासिफाइड होगा यानी अवर्गीकृत होगा, और एक डाटा हमारे पास क्लासिफाइड होगा यानी वर्गीकृत होगा। तो हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का भी माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे, और वर्गीकृत आंकड़े का भी माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग सीखने वाले क्या हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे बच्चे माध्य। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे माध्य। माध्य को ही कुछ जगहों पे समांतर माध्य कह देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। माध्य या समांतर माध्य यही हुआ। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एरिथमेटिक मीन। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चे एरिथमेटिक मीन। तो देखिए, समांतर माध्य हम लोग निकालना सीखेंगे किसका, अवर्गीकृत आंकड़े का।
पहले हम लोग सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। हम ये सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका कैसे निकाला जाता है। हम सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो बच्चे आइए हम लोग की आज की क्लास में हम यही सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े में माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे और बहुलक कैसे निकालेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मान लीजिए कुछ नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए 5 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 11 दिया, 5 दिया, 7 दिया, 11 दिया, 12 दिया। सपोज करिए आपके पास कोई नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि इन नंबरों का माध्य निकाल के बताओ कि इन नंबरों का माध्य क्या होगा। ठीक है, देखिए बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब आपको, चूंकि ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, क्यों अवर्गीकृत आंकड़े हैं? क्योंकि ये अव्यवस्थित ढंग से लिखे गए हैं, ठीक है, और छोटा आंकड़ा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका माध्य बताइए। तो देखिए कोई भी आंकड़े का अगर अवर्गीकृत आंकड़ा है तो उसका माध्य निकालने का सूत्र होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी आंकड़ों का योग, यानी जो जितने नंबर दिए गए हैं आप सबसे पहले उन सब का योग कर देंगे। तो सूत्र बनेगा सभी आंकड़ों का योग और बटे में आ जाएगा बच्चे कुल आंकड़े, यानी उसमें कितने लोगों के बारे में दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये फॉर्मूला बनता है आपका। देखिए माध्य को हम ए बार से भी शो करते हैं, माध्य को हम एक्स बार से भी शो करते हैं। इन दोनों शब्दों से हम माध्य को शो कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या नियम लिखा, सभी आंकड़ों का योग। तो यहाँ जितने नंबर दिए रहेंगे पहले आप सबको जोड़ देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, 5 + 8 + 9 + 11 + 5 + 7 + 11 + 12 और बटे में गिनिए कि इसमें कितने आंकड़े दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका मतलब आप बटे में 8 लिख देंगे। मेरे हिसाब से बच्चे आप समझ गए होंगे अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालने का तरीका क्या होगा। हम सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे और जितने आंकड़े होंगे उतना हम बटे में कर देंगे। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले जोड़ लीजिए, 8 5 13 हो जाएगा और 11 9 20, 20 और 13 कितना हो जाएगा, 20 और 13 हो जाएगा आपका, 20 और 13 33, 33 और 5, 33 और 7 जोड़ लेते हैं, 33 और 7 40, 5 45, 45 और 11 जोड़िएगा तो हो जाएगा बच्चे 56 और 56 में 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 68, यानी 68 बटे में 8 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 8 64.4 बचेगा आपको, 8 पंजे 40। इसका मतलब कि इसका जो माध्य निकला यानी समांतर माध्य निकला वो 8.5 निकल के आया। तो इस प्रकार बच्चे अगर आपके पास आंकड़ा दिया है तो आप उस आंकड़े का माध्य निकाल सकते हैं। तरीका आप एकदम स्पष्ट समझ चुके होंगे। सारे आंकड़े को जोड़िए और जितने आंकड़े हैं उतना बटे में कर दीजिए। जैसे यहां मैंने क्या किया, सारे नंबर को जोड़ दिया और जितना नंबर था उतना बटे में लिख दिया। तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 आंकड़े थे, रख दिया, कैलकुलेशन कर दिया और माध्य निकल के आ गया। तो इस प्रकार अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकाला जाता है। आइए बच्चे इसी प्रश्न में हम लोग माध्यिका निकालना सीखते हैं, जो कि ट्रिपल एम थ्योरी का दूसरा एम है। ध्यान रखिएगा, ट्रिपल एम थ्योरी का दूसरा एम है मीडियन। मैंने बताया आपको हम लोग ट्रिपल एम थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी 3 एम से बना हुआ सांख्यिकी का एक नियम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहला पढ़ लिया, अब दूसरा देखिए। देखिए बच्चे, जब हम माध्यिका निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब हम माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले दिए गए आंकड़े को अवरोही या आरोही, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आंकड़े को लिखा जाता है। माध्यिका के केस में क्रम में लिखने पर, मतलब सबसे पहले दिए गए आंकड़े को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए,
चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। मतलब मेरा कहना यह है कि या तो नंबर को छोटे से बड़े के क्रम में सजाइए या बड़े से छोटे के क्रम में सजाइए, दोनों किसी भी तरह से करेंगे उत्तर सही आएगा। याद रखिएगा बच्चे, माध्य के केस में तो आप डायरेक्ट डाटा को जोड़ दीजिए और जितना डाटा है भाग लगा दीजिए, लेकिन जब माध्यिका निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, तो सबसे पहले दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में इसको लिखेंगे। तो देखिए बच्चे, हमने क्या किया, इसमें छोटे से बड़ा लिख देता हूं। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है, तो 5 है। इसके बाद छोटा नंबर कौन है, तो अभी भी 5 है। ध्यान रखिए जितना होगा सब लिखेंगे। 5 है। इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चे, तो 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया। इसके बाद नंबर आता है 8, तो 8 लिख दिया। इसके बाद नंबर आएगा 9, तो 9 लिख दिया। इसके बाद नंबर कौन सा आएगा बच्चे, 11, तो 11 लिख दीजिए। फिर इसके बाद एक और 11 है, तो 11 लिख दीजिए। और इसके बाद आपका नंबर आ जाता है 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। मतलब या तो छोटे से बड़े में सजा लीजिए या बड़े से छोटे में सजा लीजिए। इसके बाद आप इसमें लिखिए कि कितने आंकड़े हैं। तो आप जानते हैं बच्चे कि इसमें आंकड़ों की संख्या 8 है। इसका मतलब हुआ कि 8 एक सम संख्या है। आप सम और विषम जानते होंगे, क्योंकि संख्याएं दो ही प्रकार की हैं, या तो संख्या सम होगी या तो संख्या विषम होगी। बच्चे सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे। और विषम संख्या कहते हैं जो 2 से भाग लगाया जाए तो कुछ शेषफल आपको मिल जाए। तो देखिए जैसे यहाँ पे डाटा 8 आ गया जो कि सम है, तो सम होने पर माध्यिका का सूत्र, देखिए ME लिख दिया मतलब मीडियन लिख दिया। तो माध्यिका के लिए सूत्र बनता है बच्चे n/2वां पद। ध्यान रखिएगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ध्यान दीजिएगा, 1वां पद और फिर पूरे के बटे में 2। देखिए जब डाटा सम होता है तो याद रखिएगा उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2। देखिए बच्चे, अब चलिए हम इस वैल्यू को रखते हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है। तो लिखिए 8/2वां पद, फिर प्लस करके यहां कीजिएगा 8/2 प्लस 1वां पद। ध्यान रखिएगा बच्चे, वां पद शब्द लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है, बटे 2। अब आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करेंगे 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 4वां पद, ये आपको मिल जाएगा 4वां पद, जबकि ये 4 और 1 जुड़ के हो जाएगा 5वां पद। ध्यान रखिएगा बच्चे, जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप वां पद लगाए रहिएगा जहां तक लगा रहे हैं। अब क्या करना है, देखिए यहां 4 और 5 को जोड़ के 2 से भाग नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, यहां बहुत गलती करते हैं बच्चे। तो 4वां पद कैसे गिनेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में से नहीं गिनेंगे, जहां आप आरोही या अवरोही क्रम में सजाए हैं वहां से गिनेंगे। गलती मत करिएगा, प्रश्न में से मत गिनिएगा। इसको कहां से गिना जाता है, जहां पर इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाए हैं। तो देखिए 4वां पद आप इधर से गिनिए, 1 2 3 और 4। तो 4 नंबर पर आपका पड़ गया 8, जबकि 5 नंबर पर आपका पड़ जाएगा बच्चे क्या, 9। आप दोनों को जोड़ेंगे, अब वह पद हटेगा क्योंकि गिनती कर लिया ना पद का। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 8 16 1 17 बटे में आ जाएगा 2। जब आप इसको भाग लगाएंगे तो 2 8 16.5, यानी 8.5 इसका मीडियन निकल के आएगा बच्चे। यानी इस प्रश्न का मीडियन आपका हो गया 8.5। देखिए जब सम डाटा होगा तो इस फार्मूला का यूज करना है बच्चे, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला को भूलिएगा नहीं, ये फार्मूला है जब डाटा सम होगा। अब देखिए बच्चे, आपके मन में बच्चे जब डेटा विषम हो जाए, मान लीजिए अभी मैं इसी प्रश्न में से 12 को हटा देता हूं, तो भाई सिंपल सी बात है, यहां से 12 हट जाएगा। देखिएगा, तो अब यहां पे डेटा आपके कितने हो जाएंगे बच्चे, तो अब डेटा हो जाएंगे 7। अब देखिए डेटा की संख्या 7 हो गई, यानी 7 एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या आ जाएगी, यानी जब डेटा विषम होगा, तो उसके लिए माध्यिका का सूत्र बदल जाएगा।
उसका सूत्र होगा n प्लस 1/2वां पद। ध्यान दीजिएगा, n प्लस 1/2वां पद, इस फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। देखिए बच्चे, चलिए रखते हैं हम वैल्यू को। n के जगह आप 7 रखेंगे तो 7 प्लस 1/2 वहां पद हो जाएगा, 2वां पद हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 और 1 8/2 वहां पद हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 4वां पद, 4वां पद। अब आप यहां से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 नंबर पर 8 पड़ा, यानी इस प्रश्न का मीडियन हो गया बच्चे 8। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सम के केस में फॉर्मूला n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे के 2, और विषम के केस में n प्लस 1/2वां पद यूज किया जाता है फार्मूला। कब? जब माध्यिका निकालते हैं बच्चे। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोग आइए तीसरे एम पर, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एम हमारा क्या था बच्चे? बहुलक। जिसको हम लोगों ने बहुलक बोला, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। चलिए, तो ट्रिपल एम थ्योरी का तीसरा एम बना रहे हैं, अवर्गीकृत आंकड़े का तीसरा एम बनाया जा रहा है बहुलक। तो चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। देखिए, जैसे आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, अब आपसे पूछा गया कि इसका बहुलक निकाल के बताइए। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, जिस नंबर की बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है, मैंने क्या बोला? बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। बहुलक का परिभाषा हो गया जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, होती है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। बारंबारता का मतलब कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि कौन सा नंबर है सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो आपको दिख रहा है ना, देखिए यहाँ 5 1 और 2, यानी 5 2 बार है। उसी तरह देखिए 11 भी 2 बार है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए इस प्रश्न का बहुलक क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बताइए कि सर 5 भी होगा और 11 भी होगा। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज करिए इसमें एक नंबर बढ़ गया, मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया कि इसमें बच्चा 5 भी है, तो अब क्या हुआ? 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि ये 3 बार आ गया ना भैया। तो इस केस में हम उसका मोड जो है वो सीधे सीधे लिखेंगे कि केवल 5 होगा। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका और बहुलक शायद आप समझ गए होंगे बच्चे। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न का एक ही माध्य हो सकता है, एक प्रश्न का एक ही माध्यिका हो सकता है, लेकिन एक ही प्रश्न में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। जैसा कि आप इस प्रश्न में देख रहे हैं, बहुलक के 2 उत्तर हैं, जबकि हमने माध्य भी निकाला था तो एक ही उत्तर आया था, और माध्यिका भी निकाला था तो एक ही उत्तर आया था। तो इस प्रकार बच्चे ट्रिपल एम थ्योरी का माध्यिका और बहुलक निकालना मैंने आपको बता दिया। सीधी सी बात है, बहुत आसान तरीके से बताया हूं बच्चे। इससे इजी तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड निकालना सीख गए। तो आइए बच्चे आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, एक होता है, अभी ये अवर्गीकृत आंकड़ा ही चल रहा है, अब हम लोग सीखेंगे आंकड़ा। तो देखिए अवर्गीकृत है, लेकिन इसमें एक आंकड़ा होता है जो होता है सारणीबद्ध। ध्यान दीजिएगा, एक आंकड़ा होता है सारणीबद्ध, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्यूबुलर कहते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म इसको कहा जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। आंकड़ा अवर्गीकृत है, लेकिन उसको सारणी बना के दिया गया हो, तो उसका हम माध्यिका और बहुलक तीनों निकालना सीखेंगे। तो चलिए बच्चे आज ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम माध्य की बात कर लेते हैं। जब आंकड़ा अवर्गीकृत
परंतु सारणीबद्ध हो, तो उसमें माध्य निकालने के हम लोग टोटल बच्चे ध्यान रखिएगा 3 विधि पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी 2 ही पढ़ेंगे, 2 विधि पढ़ेंगे। एक होगा बच्चे जिसका नाम होगा प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा विधि होता है जिस माध्य निकालने का, वो होता है कल्पित विधि। इसको बोलते हैं बच्चे कल्पित विधि, या इसी को हम लोग समांतर माध्य विधि भी कहते हैं। समांतर माध्य की विधि भी कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग अरिथमेटिक मेथड के नाम से जानते हैं। तो बच्चे जब आपसे क्या अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध दिया हो और उसका माध्य निकालने की चर्चा हो रही होगी, तो आप उसके माध्य को निकालने का 2 मेथड जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध का माध्य निकालने की 2 विधि है, एक है प्रत्यक्ष विधि और एक है कल्पित विधि। तो आइए हम लोग बारी बारी से दोनों विधि को करना सीखते हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से दिमाग लगा के समझिएगा। तो देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न दिया है। देखिए ये प्रश्न कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मान लीजिए टेबल बना के दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया छात्र की संख्या। यहाँ कुछ भी लिख देता है, इससे कोई बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया प्राप्तांक। देखिए बच्चे, ऐसे मान लो सवाल दिया है। मान लीजिए ये अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध है। देखिए डब्बे में बना के दिया ना, सारणी में दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, माध्य निकाल रहे हैं। पहले माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए हम किस विधि का यूज करेंगे, पहली विधि का यूज करेंगे, जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि, जिसका नाम है बच्चे डायरेक्ट मेथड, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चे, हम लोग प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। मैं बार बार प्रेशर से बोल रहा हूं बच्चे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल 3 कॉलम बनाएंगे। कितने बनाएंगे बोलिए, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम का नाम आप रखेंगे xi, ठीक है, इसी को बच्चे चर बोल देते हैं, पद बोल देते हैं। दूसरे कॉलम का नाम आप रख लेंगे fi, ठीक है। आप आई नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ आई शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरे कॉलम में आपको रखना होगा f इंटू x। तो देखिए बच्चे, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जो ये दूसरा वाला कॉलम होता है ना, याद रखिए प्रश्न चाहे कोई भी हो, दूसरा वाला जो कॉलम होगा वो हमेशा f होगा। दूसरा वाला कॉलम हमेशा f होगा। तो भाई अभी फिलहाल तो यही 2 कॉलम है, तो दूसरा तो f हो गया, तो पहला x हो जाएगा। तो x में क्या क्या है, 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 9 है। f में बच्चे देख के इसमें लिख दीजिए, 5 है, 7 है, 9 है, 3 है और 2 है। अब आप लोग देखिएगा बच्चे, देखिए इसको देख के ही आप समझ गए होंगे कि f का x में मल्टीप्लाई करके लिखना है। चलिए करके लिखते हैं। 5 पचे 25, 8 7 8 56, 11 9 99, 13 3 39, 9 दूना 18। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जितने नियम लगाए जाएंगे सभी में याद रखिएगा कि f को तो जोड़ना ही जोड़ना है। जोड़ के बच्चे सिग्मा f लिखेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये सिग्मा है, इसको बच्चा सिग्मा पढ़िएगा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन।
जब एक साथ कई चीजों का जोड़ आ जाता है तो वहां पर इस सिंबल का यूज किया जाता है। आप ध्यान से देखिए, यहां कई चीजें जोड़ी जा रही है ना, इसलिए सिग्मा। और एफ तो जोड़ेंगे ही, और सबसे लास्ट का कॉलम जोड़ेंगे। जो सबसे लास्ट का कॉलम होगा आप उसको जोड़ेंगे और सिग्मा एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब सिग्मा एफ को जोड़िए। तो 9 7 16, 16 और 10 26। तो ये इसको जोड़ लीजिएगा, 26 आएगा। चलिए इसको जोड़िए। 6 5 11, 11 9 20, 20 और 9 29, 29 8 37 के साथ 3 हाथ में, 3 2 5 5 10, 10 10 10 और 10, 20 और 3 23। इसको आप जोड़ लीजिएगा बच्चे, 237 आएगा। अब आप क्या करेंगे, माध्य निकालने का, जैसा कि मैंने बताया, इसे ए बार या एक्स बार से शो किया जाता है। इसका फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से। जब आप माध्य निकालेंगे तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ का। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सिग्मा एफ एक्स जो ये जोड़ आया है जो कि 237 है, और बटे में सिग्मा एफ जो कि 26 है बच्चा, तो ये 26 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे जो होगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे देखिए 26 9, ठीक, आप भाग लगा लीजिएगा थोड़ा सा। 26 9, 9 6 54, 4 5 हाथ में, 9 दूनी 18, 18 और 5 23 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 के बगल में 0 आ जाएगा, यानी 26 से कम 26, लगभग 9.1 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके हम लोग माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं। समझ में आ गया प्रत्यक्ष विधि। चलिए आइए अब हम लोग आगे सीखेंगे बच्चे, जिसका नाम होगा कल्पित विधि। अब हम कल्पित विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। देखिए कल्पित विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। तो चलिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम लोगों को 4 कॉलम बनाने होते हैं। मैंने क्या बोला, इसके लिए 4 कॉलम बनाने होते हैं। एफ और एक्स तो बदलेगा नहीं भैया, ठीक है। एक्स और एफ, एक काम करते हैं इसको, चाहे चलिए थोड़ा एक और बढ़ा लेते हैं। बढ़ा क्या लेते हैं, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ ही गई होगी। हम लोग एक कॉलम बढ़ा लिए हैं, थोड़ा इजी हो जाए। तो यहां पर हमारा 1 आ गया और यहां पर बच्चे आपका 4 आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, कितने कॉलम बोला हूं मैं। जब हम कल्पित विधि का प्रयोग करेंगे तो हम इसमें कितने कॉलम, 4 कॉलम। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 1 मान लीजिए और 3 कॉलम और 1 आपका ये 4 कॉलम होंगे, ठीक है। चौथे कॉलम में क्या लिखेंगे, तीसरे में लिखेंगे डी। अच्छा डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, और चौथे कॉलम में बच्चे हम एफ इंटू डी लिख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा। अब आपके मन में आएगा ए क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ए बच्चे आप एक्स में से कोई भी ले सकते हैं, एक्स में से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने इसमें से, आप ए याद रखिएगा, ए की वैल्यू एक्स में से ही लेनी है और कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए मैंने ए की वैल्यू मान लीजिए 11 ले लिया, मान लीजिए 11 ले लिया, ठीक है। चलिए तो जब हम 11 ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 11, मतलब इस वैल्यू में से 11 को घटा के यहाँ लिखना है। तो 5 में तो -3 आ जाएगा, 11 में से 11 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 9 में से 11 घटाएंगे बच्चे, 9 4 9 3 11, 9 9 2 11 तो -2 आ जाएगा, और 1 में से 11 घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। अब आप देखिए एफ इंटू डी, मतलब इस कॉलम का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। तो देखिए 5 का 6 में गुणा करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा। 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा। 9 का 0 में गुणा करेंगे, उत्तर 0 आ जाएगा। 3 का 2 में करेंगे 6 आ जाएगा। 2 का 2 में करेंगे -4 आ जाएगा, और 4 का -10 में करेंगे तो -40 आ जाएगा। मैंने आपको बोला था एक लास्ट का कॉलम और एक बच्चे एफ को जोड़ा जाता है। तो सिग्मा एफ की वैल्यू अभी अभी तो जोड़ा था
30 हो जाएगा। 26 था, 4 बढ़ा तो 30 हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी के नाम से जोड़ेंगे बच्चे। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें प्लस में है और कुछ चीजें माइनस में है, तो ध्यान से दिमाग लगा के जोड़िएगा बच्चे। देखिए ये बन गया, ये खत्म हो गया तो 2 बच गया, और मान लीजिए इसमें से भी 2 कम कर दीजिए तो 19 बच गया। 40 30 70, 70 10 80, माइनस में 89 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम कॉलम तो बना लिए, अब देखिए इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। देखिए बच्चे, x बार या a बार से शो किया जाता है। जब कल्पित विधि, यानी आप ऐसे कह सकते हैं बच्चे, अरिथमेटिक मेथड का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए फार्मूला बदल जाएगा। फार्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। इस सूत्र का प्रयोग करना है आपको। तो देखिए बच्चे, a की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, जो लेंगे वही वैल्यू रखिएगा, तो हमने 11 माना था, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू -89 है, और बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू बच्चे 30 है। चलिए इसको कैलकुलेशन करिए तो ये मिल जाएगा आपको 11, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 89/30। ठीक है, चलिए भाग लगाते हैं। देखिए बच्चे, 11 माइनस क्या करेंगे, यहां 3 से भाग लगा दीजिए, तो पहले 3 दूना 6, 2 9, 3 9 27, 3 6 18, 6 18, कुछ इस तरह से आएगा। तो जिसको 1 0 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव भी यहां आ जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 11 माइनस 2 दशमलव, आप ऐसा कह सकते हैं 9 7। 2 अंकों तक ले लीजिए क्योंकि आगे का नंबर रिपीट कर रहा है ना। तो देखिए बच्चे, अब आप 11 में से इसको घटा देंगे तो 2 चला जाएगा 9 और 8 चला जाएगा, तो हो जाएगा 8.03। यही आपके प्रश्न का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे हम लोग माध्य निकाल सकते हैं कल्पित विधि का प्रयोग करके। तो बच्चे हम लोगों ने मीन निकालना सीख लिया, सारणीबद्ध का माध्य निकालना सीख लिया, हम लोग माध्यिका निकालना सीख लिए, और अब हम लोग एक चीज सीखेंगे माध्यिका में। बच्चे मैंने आपको 2 मेथड बताया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, अगली चीज हम लोग सीखेंगे बहुलक यानी मोड। देखिए सारणीबद्ध का बहुलक कैसे निकाला जाता है। देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, आप देखिए ध्यान से, इसमें सबसे बड़ा नंबर नीचे कौन सा है, 9। तो जिसकी बारंबारता जितनी ज्यादा होगी उसका जो चर होगा, मतलब 9 की बारंबारता ज्यादा है तो इसका जो चर होगा वही बहुलक होगा, यानी इस प्रश्न का बहुलक हो जाएगा 11। समझ में आया, जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होगा उसी का जो चर होगा वही इस प्रश्न का बहुलक हो जाएगा। तो चूंकि इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है इसलिए ये बहुलक है 11। 9 नहीं, 9 तो बारंबारता है, तो 11 इसका बहुलक होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि नीचे का कॉलम ही बारंबारता होता है। तो इस प्रकार बच्चे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीख गए। अवर्गीकृत आंकड़े एवं सारणीबद्ध का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सिखाऊंगा बच्चे, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक थोड़ा सा टफ होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड पेपर में वो ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि कभी कभी ये भी पूछ देता है, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ा आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टू बी कंटिन्यूड। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छी वीडियो बना के मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।